स्वागत करता हूं वीडियो के सेकंड पार्ट में आपका। इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट हम बना चुके हैं, जिसमें हमने एक चैप्टर लिया था चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, यानी कि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। और आपको याद हो तो हम एक सीरीज शुरू करने वाले थे, जिस सीरीज की शुरुआत में मैंने आपको एक पहला चैप्टर शुरू कर दिया चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग वाला। इसी वीडियो का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने पढ़ा था, जिसका मैं शॉर्ट रिकैप भी आपको दे देता हूँ। इसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह से पार्टीशन हुआ, पार्टीशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, तीन मेजर चैलेंजेस जो गवर्नमेंट को फेस करने थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसमें पहला था यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किस तरह से सारी कम्युनिटीज को साथ लेते हुए इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स करने, रिफॉर्म्स करने, और हर कम्युनिटी को किस तरह से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, कैसे सोसाइटी का वेलफेयर देखना है, ये सारी चीजें सेकंड चैलेंजेस में। देन फिर थर्ड चैलेंज था कि किस तरह से जो हमने लॉज बनाए संविधान के अंदर लिखे तो हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे क्या हम उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ये बड़े चैलेंजेस थे। दो एग्रीमेंट की बात करी थी, दो एग्रीमेंट में एक एग्रीमेंट तो ये था कि किस तरह से इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन रहेगा हमेशा फॉरएवर, और जो जिस तरह की गवर्नमेंट यहाँ पे बनेगी, जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट यहाँ पे बनाने के लिए लोगों को इजाजत दी गई थी संविधान के द्वारा, तो क्या उस तरह की गवर्नमेंट लोगों का वेलफेयर सोच पाएगी, सोसाइटी के लिए अच्छा कर पाएगी। ये दो बड़े एग्रीमेंट किए गए थे, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए वीडियो के सेकंड पार्ट में जो मैंने लास्ट एंड किया था, आपको याद हो तो मैंने एंड किया था पार्टीशन पे ही। पार्टीशन मैंने आपको एक मूवी के फॉर्म में बताया था कि किस तरह से उसमें मेन लीड रोल में मुस्लिम लीग थी, देन वहाँ पे डायरेक्टर ब्रिटिशर्स, और कैसे वहाँ पे प्रोड्यूसर्स भी अलग अलग आइडियोलॉजीज प्लस ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी, मैंने आपको सब बताया था। देन नेक्स्ट उसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, यानी कि देखिए मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक अनप्लान्ड पार्टीशन हुआ था कि लोगों को अगली सुबह उठते पता भी नहीं था कि वो भारत में या पाकिस्तान में है। तो इस वजह से ये जो प्रोसेस था, ये टेबल पे तो डिवीजन हो गया, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट था। तो ये डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि एक तो दो बड़े रीजन, एक तो ये अनप्लान्ड था, दूसरा उस समय हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रक्चर्ड ही नहीं था कि वो इस तरह के पार्टीशन को फेस कर पाए। देन एक देखिए आप, तो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स जो थे, मैंने कल भी बताया था कि 12% मुस्लिम्स जो थे अभी भी 1951 की डेटा के अनुसार भारत में ही थे, यानी कि फिर भी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी मुस्लिम्स की वो पाकिस्तान जा चुकी थी, पाकिस्तान की तरफ रश कर चुकी थी, जिसमें इधर या तो वो वेस्ट पाकिस्तान गए होंगे या ईस्ट पाकिस्तान गए होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि कोई भी सिंगल बेल्ट में नहीं थे मुस्लिम्स, यानी कि पूरे अगर इंडिया में अगर आप देखेंगे तो कहीं ऐसी पर्टिकुलर जगह नहीं जहाँ मुस्लिम्स हो तो हम उसको एरिया को डिवाइड कर दें, ऐसा नहीं है। बहुत थोड़ी थोड़ी संख्या में सब जगह थे। तो देखा गया तो मैक्सिमम पॉपुलेशन जो थी ना वो दो रीजन्स में थी मुस्लिम की, एक तो था आपका पंजाब और एक था आपका बंगाल, ठीक है। तो हमने अलग अलग डिवीजन करने के बजाय दो बड़े रीजन, जो कि आपका एक पंजाब इस तरफ था वेस्ट रीजन में, हमने यहाँ से बनाया एक डिवाइड करके वेस्ट पाकिस्तान, और बंगाल जो एक बड़ा रीजन था, बड़ा प्रोविंस था ईस्ट तरफ में, वहां से हमने एक बनाया ईस्ट पाकिस्तान, जो कि करंट में अभी बांग्लादेश भी है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है इस चैप्टर में, जिसमें इसी टॉपिक में आपका एक कैरेक्टर है अब्दुल गफार खान करके, जो कि NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के थे, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से ये एक लीडर हुआ करते थे, और इन्होंने क्या करा, एक्चुअली ये फाइट कर रहे थे कि किस तरह से एक मुस्लिम होने के बावजूद भी ये भारत का हिस्सा बना रहना चाहते थे। ऐसे कई मुस्लिम्स थे जो वापस जाना नहीं चाहते थे, ठीक है। तो उसमें से एक ये थे अब्दुल गफार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता था, क्योंकि ये जिस तरह से मूवमेंट लीड करते थे उसी वजह से इनको फ्रंटियर गांधी भी बोला गया बाद में। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चंस में आ सकता है। देन अगर बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज भी है, यानी कि जब यहाँ के लोगों को जब सुबह डिवीजन हो गया, तो कई लोगों के घर जब यहाँ थे तो सुबह जब उनको पता चला कि अपने ही घर में वो लोग जो थे अब अननोन बन चुके थे, तो उनके लिए बोला गया अनडिजायरेबल एलियंस इन देयर ओन लैंड, यानी कि अपने ही घर में अपने ही जगह पर वो एक अनडिजायरेबल एलियंस बन चुके थे। एलियंस तो इसलिए क्योंकि कोई ऐसा बिहेव हो रहा था उनसे जैसे कोई दूसरे ग्रह से आया हो। वही मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो कल तक इंडिया में रह रहे थे, लेकिन 8 डिवीजन के बाद वो मुस्लिम पार्ट बन चुके हैं, और जैसे जो कम्युनिटी के लोग इंडिया में रह रहे थे, क्योंकि डिवीजन होने के बाद वो पाकिस्तान में आ चुके हैं, तो उनके साथ इस तरह से बिहेव हो रहा था जैसे उन्हें फील हो रहा था कि हम ऐसी जगह पे आ गए कि घर तो हमारे ही, लेकिन हम अनडिजायरेबल एलियंस। एलियंस मतलब एक तो हमें कोई पहचानना नहीं चाहता, दूसरा हम यहाँ पे हमारी जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस पार्ट में हुई थी। देन नेक्स्ट अगर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बड़ा चैलेंज होने वाला था, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स बड़ा इसलिए था क्योंकि उस समय इंडिया अखंड भारत तो था, लेकिन था ब्रिटिशर्स के राज में, और ब्रिटिशर्स के राज में भी अंदर था वो प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ। यहाँ पे एक टर्म आएगी पैरामाउंटेसी। पैरामाउंटेसी क्या होता है, देखिए जब प्रिंसली स्टेट्स को बोला गया कि आप ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर कर दो सारा एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो भी इजीली राजी नहीं होंगे, वो भी अपना प्रिंसली जो टाइटल है उसको खत्म नहीं करना चाहते। तो ब्रिटिशर्स ने एक बीच का रास्ता निकाला, उन्होंने कहा कि हम आपको राज करने की इजाजत देते हैं, लेकिन आप रहेंगे ब्रिटिशर्स के अंडर ही, यानी कि आप अपना प्रिंसली जो राज्य है वो चलाइए,
ठीक है, आप जिस तरह से राजा बने हुए, राजकुमार बने हुए, आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन आप ब्रिटिशर्स के अंडर ही रूल करेंगे। उसी को बोला गया पैरामाउंटेसी का पावर। पैरामाउंटेसी मतलब ब्रिटिशर्स हेड हैं, प्रिंसली स्टेट चलता रहेगा नीचे, लेकिन कहलाएगा वो ब्रिटिशर्स के अंडर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरामाउंटेसी। और प्रिंसली स्टेट्स का क्या रोल था, देखिए प्रिंसली स्टेट्स इतने इंपॉर्टेंट हो क्यों रहे। एक तो सबसे बड़ी संख्या 565 रियासतें, यानी कि 565 प्रिंसली स्टेट्स से अलग अलग। और अगर प्रिंसली स्टेट की रोल की बात करें तो 1/3 ऑफ जो आप कह सकते हैं लैंड था पूरे ब्रिटिशर्स का, पूरे इंडिया में ब्रिटिशर्स का जो लैंड था उसमें से 1/3 लैंड जो था वो प्रिंसली स्टेट का ही पार्ट था। और जो पूरी पॉपुलेशन थी उसमें से 1/4 पॉपुलेशन जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स में आती थी, यानी कि हर 100 में से 25 लोग प्रिंसली स्टेट के अंदर ही कहीं ना कहीं रिसाइड करते थे। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करें तो कुछ प्रॉब्लम भी हो गई थी यहाँ पे। प्रॉब्लम क्या हुई, एक्चुअली जैसे कि ब्रिटिशर्स की हमेशा से पॉलिसी रही है डिवाइड एंड रूल वाली, तो जब आए थे तब भी यही किया था और जब गए तब भी वही कोशिश करी उन्होंने। कैसे करी, देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन्होंने बोला कि आप किसी को भी बाध्य नहीं कर सकते, यानी कि किसी को भी आप मजबूर नहीं कर सकते कि वो पाकिस्तान या भारत का हिस्सा बने। आप क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स ने उन्हें एक ऑप्शन दिया। ठीक है, एक ऐसा एग्रीमेंट बना जिसमें उन्होंने ऑप्शन दिया कि भाई इंडिया में अगर कोई रहना चाहता है रियासत वाला, यानी कि कोई प्रिंसली स्टेट अगर वो इंडिया का पार्ट बनना चाहता है तो वो इंडिया में रहे, पाकिस्तान में रहना चाहता है तो पाकिस्तान में रहे, इधर अगर वो सोवेरेन यानी कि आजाद रहना चाहता है तो उसको उस बात की पूरी इजाजत जो है वो ब्रिटिशर्स ने दे दी थी। तो अब यहाँ पे बहुत सारे राज्य जो थे प्रिंसली स्टेट से वो तो इंडिया का हिस्सा बन गए। अब क्यों बन गए इंडिया का हिस्सा, देखिए अगर आप इंडिया एक बड़ा जो पूरा बाउंड्री है उसके अंदर ही कोई राज्य अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहेगा, ठीक है, मान लीजिए सपोज यहाँ पे कोई बीच में हैदराबाद फॉर एग्जांपल ले लीजिए, अगर हैदराबाद जो है वो यहाँ पे आजाद रहना चाहता है सोवरेन नेशन, तो एक ऐसा लैंड एक पूरा नेशन है उसके बीच में आप एक ऐसा फ्री स्टेट कैसे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम था कि आप इंडिया के बीच में एक फ्री नेशन को जगह कैसे दे सकते हैं। तो इसलिए जरूरी था कि एक अखंड भारत बनाया जाए। भाई ठीक है, कोई नेशन बाउंड्री पे है वो फ्री होना चाहता है, ठीक है, वहां तक समझ में भी आता है, लेकिन हैदराबाद जैसा स्टेट जो कि बीच में आता है और भी बहुत सारे अलग अलग जो प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने डिमांड उठाई, तो उन्हें भी अगर इस तरह से आजादी दी जाएगी तो भारत के अंदर ही कई टुकड़े हो जाएंगे। तो इस वजह से ये जो पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की ये बड़ी प्रॉब्लम कर रही थी उस समय पे, क्योंकि बहुत सारे राज्य जिसमें आपके मणिपुर आ गया, जिसमें आपका आप कह सकते हैं कि बहुत सारे रीजन थे, जम्मू कश्मीर आ गया, हैदराबाद आ गया, जूनागढ़ आ गया जो कि करंटली अभी गुजरात में है। तो ये सारे स्टेट्स, हैदराबाद एक बड़ा रीजन था जिसने प्रॉब्लम क्रिएट करी कि हम पार्ट नहीं बनना चाहते ना हिंदुस्तान का ना पाकिस्तान का, यानी कि ना इंडिया ना पाकिस्तान का, हम बनेंगे सोवरेन एक नेशन, जो कि इंडिया के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने वाला था आगे। लेकिन अभी इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे हमारे जो हीरो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने किस तरह से इन्हीं का इंटीग्रेट किया आपस में, यानी कि इन्हीं को जोड़ा और एक अखंड भारत बनाया, जो हम अभी इस चैप्टर में डिटेल में आगे पढ़ेंगे। इसी में हमारे पास आता है गवर्नमेंट की क्या क्या अप्रोच रही थी। इसमें देखिए जो मैंने आपको बताया लास्ट के क्या इशू ब्रिटिशर्स क्रिएट करके गए थे। ब्रिटिशर्स ने तो क्रिएट कर दिया कि भाई आप इंडिया का हिस्सा बनिए, पाकिस्तान का बनिए, या आप सोवेरेन रह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट की क्या अप्रोच नहीं, देखिए गवर्नमेंट जो थी ना इस पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट थी ज्यादा, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने कहा नहीं ऐसे कैसे है, मतलब हम भारत के अंदर ही भारत के टुकड़े कैसे झेल सकते हैं, तो ऐसे में हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने क्या करा, मतलब जो गवर्नमेंट थी हमारी, उन्होंने स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट बनने का पूरा उन्होंने रोल निभाया है यहाँ पे। लेकिन इसकी वजह से कई बार उनको अपोजिशन भी झेलना पड़ा, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी उनका ये इल्जाम था, या आप कह सकते हैं कि उन्होंने एलिगेशन लगाया इंडियन गवर्नमेंट पे कि हम किसी ना किसी तरह से दबाव बना रहे हैं सारे प्रिंसली स्टेट्स पे जो भारत का हिस्सा बन जाए। ठीक है, इधर हमारी आर्मी के दम पे बना रहे हैं या हम उन्हें पैसा दे रहे हैं, इस तरह से मुस्लिम लीग ने एलिगेशंस भी लगाए। लेकिन गवर्नमेंट ने अपना जो स्टैंड था वो नहीं छोड़ा। गवर्नमेंट किसी भी तरह से भारत के अंदर भारत के टुकड़े होने देना नहीं चाहती थी। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, सबसे बड़ा रोल आया सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया के होम मिनिस्टर भी थे। तो उनका यहाँ पे रोल बनता भी था, क्योंकि होम मिनिस्टर थे तो भारत की अखंडता के लिए पूरी तरह से वही रेस्पॉन्सिबल थे। तो उन्होंने यहाँ पे एक बीड़ा उठाया और एक पॉलिसी लॉन्च की उन्होंने, जिसकी बाद में बहुत चर्चा भी हुई। पॉलिसी थी कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होती है कि आप किसी से आगे तो उसको गाजर दिखा रहे हो, यानी कि उसको कोई भी ऐसे ऑफर्स दे रहे हो या प्यार से समझा रहे हो, और दूसरी तरफ आप उस स्टिक से उसको बिल्कुल ऐसा ट्रीट कर रहे हो कि उसको आपकी बात माननी ही पड़े। तो इस तरह की पॉलिसी इन्होंने दी, यानी कि पहले तो ये गाजर दिखाते थे प्यार से कि भाई ठीक है आप मानते हो तो ठीक है प्यार से, नहीं तो फिर स्टिक जो थी हमारे पास थी वो थी इंडियन आर्मी। ठीक है, सुन के ऐसा प्राउड महसूस होता है। तो ये कैरेट और स्टिक पॉलिसी, यानी कि पहले तो प्यार से समझाया, किसी न किसी तरह से रिलेशन निकाले, बात चलाई, लेकिन एट द एंड जब समझ आया कि नहीं किसी राज्य को समझ नहीं आ रहा है, कोई स्टेट वाकई फिर भी नहीं मान रहा है, तो फिर यहाँ पे यूज करें स्टिक पॉलिसी, यानी कि इंडियन आर्मी। ठीक है, किसी न किसी तरह से उसे ऐड किया गया, इंटीग्रेट किया गया नए इंडिया के अंदर। अब देखिए क्यों जरूरी था इंटीग्रेट करना, उसका सबसे बड़ा रीजन एक तो 26 स्टेट्स थे उड़ीसा में, अकेले उड़ीसा में 26 अलग अलग स्टेट्स थे।
अगर गुजरात की बात करें तो 14 स्टेट्स थे, जिसमें से जूनागढ़ भी एक पार्ट था, ठीक है। देन नेक्स्ट 119 अदर, यानी कि 119 अदर स्टेट्स भी थे, और उसके अलावा भी छोटी छोटी बहुत सारी रियासतें थी जो मिलके 565 करीब एक रियासतें बनती थी। अगर उनको साथ जोड़ा ना जाए तो इतने सारे स्टेट्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंडिया के हाथ से जा रहे थे, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो भारत में एक आजाद देश बनते, या अगर पाकिस्तान का हिस्सा भी बनते तो वो रहते तो भारत में, तो भारत के लिए ही एक प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारे ही अंदर एक ऐसा फ्री नेशन हो या पाकिस्तान से जुड़ा हुआ एक ऐसा नेशन हो जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। जैसे कि आपने देखा ही कि बांग्लादेश बनने के बहुत सारे रीजन रहे। तो बांग्लादेश बनने का रीजन एक यही था कि वो भारत के इस तरफ, भारत के हिस्से में आ रहा था कहीं ना कहीं, तो वहां के पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे कहीं बहुत सारी दिक्कतें दे रहा था। तो ऐसे में अगर बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान का हिस्सा बनते, तो कहीं ना कहीं अगर वो भारत के अंदर सिचुएट होते या भारत के अंदर ही रहते, रिसाइड करते, तो फिर वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी दिक्कतें इंडिया को देने वाले थे। तो यहाँ पर बहुत अच्छा रोल निभाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इनको हीरो बोलना बनता भी है कि इन्होंने इस तरह से इंटीग्रेट किया इंडिया को कि मैक्सिमम इंडियन यूनियन में ज्वाइन हो गए, मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट्स इंडियन यूनियन को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। और जम्मू कश्मीर जिससे बात नहीं बन पाई, इस पे एक स्टोरी है पूरी, वो अभी तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, चैप्टर में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर को हमने एक स्पेशल स्टेटस दे दिया। कैसे? आर्टिकल 370 दिया, उन्हें कहा कि ठीक है, आपका जो स्पेशल स्टेटस है या फिर जो भी आइडेंटिटी है जम्मू कश्मीर की, उस वैसी की वैसी बनी रहेगी, इंडिया उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन आप कहलाओगे इंडिया का हिस्सा, यानी कि आप भारत का हिस्सा कहलाओगे तो सही, लेकिन आपका स्पेशल स्टेटस ऐसे ही हम मेंटेन रखेंगे। उन्हें अलग संविधान भी बनाने दिया हमने। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सेशन, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक बड़ा फेमस उस समय चल रहा था। वो ये था कि एक तरह से जगह जगह पत्र लेके साथ ही जाते थे, वो कैरेटिस्टिक पॉलिसी की तरह, यानी कि ये पॉलिसी अप्लाई करनी है, अगर साइन करते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर इंडियन आर्मी। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था ना, एक तरह का पेपर था, एक डॉक्यूमेंट था, जिसपे एक तरह करारनामा बोल सकते हैं, एग्रीमेंट, जिसपे साइन करना था उन सारे प्रिंसली स्टेट को कि वो अब इंडिया या इंडिया की यूनियन का हिस्सा बनने वाले हैं। तो उसको बोला गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको साइन करने से कोई भी प्रिंसली स्टेट अब फ्यूचर में इंडियन यूनियन का हिस्सा बन जाता, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर बात करें तो दो मेजर स्टेट्स जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उसमें था आपका हैदराबाद और मणिपुर। हैदराबाद के साथ ये रीजन था कि वहां पे थे निजाम, जैसे कि जहां पे आप बोलते हैं ना कि प्रिंसली स्टेट में कोई राजा था, राजकुमार थे, वहां पर था निजाम, ठीक है। और निजाम और हैदराबाद में पॉपुलेशन जो थी वो ज्यादातर थोड़ा मुस्लिम कम्युनिटी की भी थी। तो निजाम जो थे उन्होंने क्या करा, उनकी पर्सनल खुद की आर्मी थी जिनको वो बोलते थे रजाकार्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी कि रजाकार्स जो थे वो उनकी खुद की नॉन वॉलंटियर आर्मी थी, ठीक है। यानी कि जिसमें उस रजाकार्स की मदद से वो लोगों को धमका देते, लोगों को डरा के रखते थे, अपनी तरफ करके रखते थे। तो इन रजाकार्स ने क्या करा कि जब निजाम बात नहीं मान रहे थे या वो भारत के साथ नहीं जुड़ना चाहते थे, तो उन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए, आप बोलते हैं ना जैसे घर पे भी आप बोलते हो मम्मी पापा को कि मुझे अकेला छोड़ दो, तो वो एक तरह से आप कुछ देर के लिए या कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रहना चाहते हो, ठीक है। कोई आपको आपके अंदर इंटरफेयर ना करे आपकी बातों के अंदर, या फिर कोई आपसे बात ना करे, तो उस तरह से जब आप सेपरेट रहना चाहते हो कुछ टाइम के लिए, तो ऐसे ही हैदराबाद ने बोला कि हम इस डिस्कशन को थोड़ा सा आगे मूव कर देते हैं, थोड़ा सा ट्रांसफर कर देते हैं, आप ये स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हम 1 साल के लिए करते हैं, हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो उसे बोला गया स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जो कि नवंबर 1947 में हुआ। लेकिन इसी बीच में थोड़ी सी घटना ये हुई कि यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस जो थी हैदराबाद के अंदर, उन्होंने वहां की जो महिलाएं भी थी, लोकल महिलाएं, उनके साथ मिलकर के इन्होंने गुट बनाया और इन्होंने आंदोलन कर दिया निजाम के खिलाफ, क्योंकि ये लोग भारत का हिस्सा बनना चाहते थे और निजाम जो थे वो उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर दिया। उनके कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये पॉइंट तो फिक्स था कि मैं भारत का हिस्सा नहीं बनूंगा, भले मुझे पाकिस्तान के साथ जाना पड़े, ठीक है। तो निजाम जो थे वो ये सोच रहे थे, और लोग उनकी जो मेंटेलिटी थी उससे पूरी तरह से शायद लोग उसको पहचान चुके थे, तो इसलिए इन्होंने आंदोलन कर दिया निजाम के खिलाफ। लेकिन जो हैदराबाद की निजाम था, उन्होंने रजाकार फोर्स का इस्तेमाल किया, जो कि उनकी खुद की पर्सनल आर्मी थी, छोटी ही थी हालांकि, लेकिन उन्होंने इस फोर्स का इस्तेमाल किया। तो तब जाकर के इंडियन आर्मी को यहाँ पर इंटरफेयर करना पड़ा कि जब रजाकार जो थे वो लोगों पे जुल्म ढा रहे थे, किसी तरह से लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, उनको मार रहे थे, तब यहाँ पे इंडियन आर्मी का रोल बनता था, क्योंकि अब इंडियन यूनियन का हिस्सा था ना, वो हिस्सा नहीं भी था लेकिन अब था तो इंडियन यूनियन में, तो यहाँ पे इंडियन आर्मी का रोल बना और उन्होंने इंटरफेयर किया। और फिर एट द एंड फाइनली उन्होंने रजाकार्स को डिफीट किया और हैदराबाद को एनेक्स किया, यानी कि एनेक्स भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि हैदराबाद को किसी भी तरह से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करा के अब भारत का हिस्सा बनाया। देन बात करते हैं मणिपुर रीजन की। देखिए मणिपुर अभी बहुत हिट लिस्ट में भी रहा है टॉपिक, जो वहाँ पे कुकीज और मेतीस करके दो कम्युनिटी हैं,
मणिपुर जो था ना उसको साइन करने में कोई दिक्कत नहीं थी। मणिपुर जो था उसने कहा ठीक है हम साइन करते थे, लेकिन हमारी जो इंटरनल ऑटोनॉमी है यानी कि हमारे राज्य के अंदर जो हमारी प्रथाएं चली आ रही है, जो हमारा ऑटोनोमस टाइटल है वो आप हमें देने दो, यानी कि आप वो टाइटल हमें देने दो, या आप हमारे पे किसी तरह की जबरदस्ती मत करो कि आपके सारे कानून हम यहाँ पे लागू करें। हमारे यहाँ पे जो ऑटोनोमस है, हम जो स्वेच्छा से यहाँ पे जिस भी तरह का ट्रेडिशन चला रहे हैं वो आप चलाने दो। तो इस तरह से ये साइन तो हुआ एक्सेशन, लेकिन इंटरनल ऑटोनॉमी के साथ। देन वहां के जो महाराजा थे उनका नाम था बोध चंद्र सिंह मणिपुर के। तो उन्होंने क्या करा, बोध चंद्र सिंह जो राजा थे उन्होंने ये डिमांड करी कि इंटरनल ऑटोनॉमी हम मेंटेन रखेंगे, और 1948 के अंदर उन्होंने इलेक्शन भी करवा ली। इलेक्शन का मतलब था कि मतलब उन्होंने बाई इलेक्शन कराया अपने कि किसी भी तरह से हम जो ट्रेडिशन है वो फॉलो तो करें साथ ही साथ, लेकिन हम जो क्योंकि अब हिस्सा बन चुके हैं तो बाई इलेक्शन करके ठीक है हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा पॉइंट रख लेते हैं। तो ये बाई इलेक्शन जो है ना, तो इस वजह से एक फैक्ट भी बन गया यहाँ पे कि पहली ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन चुकी थी भारत की, यानी कि हमने उनको मोनार्की वाला जो सिस्टम था वो रखने तो दिया, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी क्योंकि वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बन चुके थे। और मर्जर एग्रीमेंट फिर 1949 में साइन किया, जिस पर बाद में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, जो कि अभी चैप्टर का हिस्सा नहीं है कि क्या कॉन्फ्लिक्ट थे और क्या नहीं, लेकिन अगर शॉर्ट में बात करें तो ये मर्जर एग्रीमेंट फाइनली इन्होंने साइन किया कि हम पूरी तरह से सारी बिना शर्तों के साथ हम भारत में विलय होना चाहते हैं। तो 1949 में मर्जर एग्रीमेंट साइन हुआ। तो यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं हैदराबाद को, मणिपुर को, और गवर्नमेंट की क्या अप्रोच रही इनके ऊपर। ये अब हमें पढ़ना है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स कि कैसे उन्होंने रीऑर्गेनाइज किया, और फिर बाद में भी किस तरह से भाषा के आधार पे आंध्र जो था, आंध्र रीजन जो कि बाद में आंध्र प्रदेश बना क्योंकि वो आंध्र भाषा बोली जाती थी। फिर बाद में, अभी तो आपके चैप्टर का डिटेल में हिस्सा नहीं है, लेकिन किस तरह से महाराष्ट्र में भी बाद में गुजरात अलग हुआ, और कैसे अलग अलग रीजन्स की डिमांड उठने लगी कि क्यों हम भाषा के आधार पर हमें अपना स्टेट बनाने दिया जाए। तो जो वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे कि इंडिया के ही अंदर इंडिया के टुकड़े हों, वो फाइनली धीरे धीरे होने लगा। भले ही भाषा के आधार पर वो किसी कम्युनिटी के आधार पे नहीं हुआ, लेकिन डिवीजन तो हो ही रहा था। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स पे बात करनी पड़ेगी अब हमें, क्योंकि अब डिवीजन तो हम पूरी तरह से कर चुके हैं। कैसे, एक मुस्लिम कम्युनिटी ने अपना पाकिस्तान बना लिया, हमने इंडिया बना लिया। अब डिवीजन जो होगा वो होगा लिंग्विस्टिक और कल्चरल लाइंस पे। लिंग्विस्टिक और कल्चरल लाइन पे कैसे, लिंग्विस्टिक का मतलब तो हो गया कि वहां पर उस स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में बोले जाने वाली भाषा के आधार पर उस स्टेट को एक अलग स्टेटस मिले, या स्टेटस ना भी मिले तो इंडियन यूनियन का हिस्सा रहे, लेकिन उसकी जो पहचान हो वो वहां पे बोले जाने वाली भाषा के आधार पर बने। ठीक है, और कल्चरल यानी कि वहां पे हो जाने या फॉलो करे जाने वाले कल्चर को ही वहां पे प्रायर माना जाए, और इसी के आधार पर उस स्टेट को जाना जाए। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी उसी आधार पर बनाई जाए। तो ये डिवीजन भी अब इंडिया में शुरू होने लग गया, यानी कि जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे कि इंडिया के अंदर इंडिया के टुकड़े हो, वो यहाँ पे टुकड़े होना शुरू हो चुके थे। कैसे हुए देखिए, हालांकि इससे पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी बनी थी 1885 के बाद में, तो हर साल उनके कहीं ना कहीं पे सेशंस होते थे, मतलब एक मुलाकात होती थी बड़े बड़े लीडर्स की। ठीक है, एक पूरी तरह से मतलब एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं मीटिंग। ठीक है, जहाँ पे वो सब मिलते थे और फ्यूचर डिस्कस करते थे कि अगर ये आंदोलन चल रहा है तो इसका क्या फ्यूचर होगा, आगे हम ब्रिटिशर से क्या बात कर सकते हैं, ये सारी डिस्कशन वो वहां पे करते थे। लेकिन उसी 1920 में एक सेशन हुआ, नागपुर सेशन, जहां पर पहली बार कांग्रेस की ही मीटिंग में ये बात एक बार डिस्कस भी हुई, या एक बात निकली वहां पे कि क्या इंडिया में स्टेट्स जो है वो वहां पे बोले जाने वाली भाषा के आधार पर डिवाइड हो सकते हैं, या क्या उन्हें उस तरह से पहचान दी जा सकती है, यानी कि लिंग्विस्टिक लाइंस के बेसिस पे क्या स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया जा सकता है। तो ये सवाल वहां पे उठा जरूर था, लेकिन बाद में इसका कोई ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं इसको वैल्यू नहीं दी गई, ये क्योंकि अभी तो उस समय तो आजादी काफी दूर थी, तो इसके बारे में सोचना उन्होंने जरूरी समझा नहीं। लेकिन ये टॉपिक डिस्कस जरूर हुआ था, और कहाँ डिस्कस हुआ था, 1920 नागपुर सेशन में। ये याद रखने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है। देन देखिए, आपको बताओ ओल्ड मद्रास, यानी कि मद्रास एक प्रोविंस था, बड़ा प्रोविंस था, जिसमें बहुत सारे राज्य थे, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, कुछ आंध्र प्रदेश का भी हिस्सा था। लेकिन आपको बताओ तो साउथ रीजन है, इंडिया का साउथ रीजन है, डीप डाउन साउथ रीजन, जहां पर बहुत सारी अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। मलयालम बोली जाती है, तमिल बोली जाती है। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग तरह की भाषाएं हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश में आंध्र भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन अलग है, कल्चर पूरी तरह से नॉर्थ से अलग है। तो ये सारी चीजों की वजह से सबसे पहले जो डिमांड उठनी शुरू हुई वो यहाँ पे शुरू हुई। ठीक है, ये हालांकि ये डिबेट आज भी चालू है नॉर्थ वर्सेस साउथ की, लेकिन उस समय जो डिमांड उठी लिंग्विस्टिक लाइंस के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करने वाली या उनको पहचान देने वाली, तो वो सबसे पहले मद्रास प्रोविंस से शुरू हुई, जिसमें भी आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य बना। कैसे बना, आंध्र प्रदेश में कैरेक्टर थे पुट्टी श्री रामल्लू करके, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे। क्यों थे इंटरेस्टिंग,
पुट्टी श्री रामुलु जो थे ना, ये ठान के बैठे थे कि मैं आंध्र प्रदेश को आंध्र भाषा के आधार पर एक अलग पहचान दिलाऊंगा। तो इन्होंने क्या करा, फास्ट ऑन टू डेथ शुरू कर दिया। यानी कि इन्होंने कहा मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा और जब तक बैठूंगा जब तक मेरी मृत्यु नहीं हो जाती, या फिर जब तक सरकार आंध्र को उसकी अलग एक आप कह सकते हैं आइडेंटिटी नहीं देती थी एज ए आंध्र प्रदेश, एज ए आंध्र रीजन। ठीक है, तो ये फास्ट ऑन टू डेथ पे बैठ गए। और क्या हुआ कि 56 दिन तक ये उसी तरह से आंदोलन करते रहे या उसी तरह से भूख हड़ताल पे बैठे रहे और 56 दिनों बाद कमजोरी की वजह से या भूख की वजह से इनकी डेथ हो गई। जिसके बाद में दंगे भड़क उठे आंध्र प्रदेश में, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के खिलाफ लोगों ने हथियार उठा लिए और एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से त्राहिमाम मचा हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो बाद में गवर्नमेंट को तंग आकर के या गवर्नमेंट को मजबूरी में ही सही 1952 में आंध्र रीजन को एक सेपरेट आंध्र प्रदेश के रूप में आइडेंटिटी देनी पड़ी। वहां से शुरुआत हुई लिंग्विस्टिक लाइंस के बेसिस पे। अब आप देखिए वो 2 या 4 बच्चे होते हैं जिसमें से अगर आप एक की डिमांड पूरी कर दो तो बचे हुए 3 बच्चों की डिमांड्स थोड़ी ज्यादा और इंटेंसिटी के साथ रेज हो जाती है। तो ये जो बच्चे थे, एक बच्चे की डिमांड पूरी हो चुकी थी, अब कुछ और बच्चे भी थे जिन्होंने आवाज उठाना शुरू कर दिया धीरे धीरे। कैसे शुरू किया, अब जब आवाज उठना ही शुरू हो गई, यानी कि अब यहाँ पे और भी स्टेट्स थे जो बोले नहीं हमें भी स्टेटस चाहिए, जब आपने आंध्र प्रदेश को दिया है तो हमारी भी भाषा के आधार पर आप स्टेट्स बनाना शुरू करो। तो फिर गवर्नमेंट को मजबूरी में आकर के एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनानी पड़ी 1953 के अंदर। ठीक है, जिसको SRC भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का कि SRC जो कमेटी बनाई 1953 में, इस कमेटी का क्या रोल था। इस कमेटी को बोला गया कि आप वाकई चेक कीजिए कि कहाँ पे भाषा के आधार पर अलग अलग स्टेट्स की डिमांड उठ रही है और आगे आने वाले टाइम में यह डिमांड उठ सकती है, तो ताकि हम पहले ही फ्यूचर के लिए चुनौतियों के लिए तैयार रह सकें। तो इस जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी थी, इसमें मेंबर कौन से थे, टोटल इसमें मेन मेंबर 4 ही थे, जिसमें एक तो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, फॉर्मर जज, वो थे फैजल अली। ठीक है, और उनके अलावा 3 और मेंबर थे जो कि कहीं ना कहीं से रिकमेंडेड थे। ठीक है, उसी बेंच से या गवर्नमेंट से, जो इस कमेटी का हिस्सा बने। और उन्होंने क्या रिकमेंड किया, रिकमेंड मतलब जब उन्होंने पूरी तहकीकात करी होगी, पूरी रिपोर्ट बनाई होगी, तो उन्होंने कुछ चीजें जो थी गवर्नमेंट को रिकमेंड करी, अपनी तरफ से उन्होंने सिफारिश बढ़ाई कि क्या होना चाहिए एक्चुअल में इंडिया में। तो उन्होंने बोला कि अगर हम 3 यूटीज को छोड़ दें, 3 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरीज, जिसमें अंडमान निकोबार, दिल्ली और मणिपुर, अगर इनको 3 को हटा दिया जाए, उसके अलावा सारे स्टेट्स जो हैं, ठीक है, सारे जो स्टेट्स होंगे बचे हुए, वो जो भी चीजें बचेगी या जो भी बाउंड्रीज बचेंगी, उन्हें उनके नेबरिंग स्टेट्स के साथ मर्ज कर दें हम। ठीक है, यानी कि इनके अलावा ठीक है, इनको हम दे देते हैं थोड़ा यूनियन टेरिटरी वाला, ये रीजन्स थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड भी हैं, तो यहाँ पे तो हम गवर्नमेंट का कंट्रोल रखते हैं, लेकिन बचे हुए सारे रीजन्स को हम उन्हीं के नेबरिंग स्टेट्स में मर्ज कर देते हैं। जिससे क्या होगा, ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि लिंग्विस्टिक लाइंस पे या थोड़े से डिमांड उठने लग जाएगी। तो पहले तो इन्होंने ये रिकमेंड किया, लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, जो स्टेट्स थे ना, इनको दूसरी तरफ से ये भी रिकमेंड करना पड़ा कि भाई, क्योंकि अगर आप मर्ज कर देंगे तो फिर वही डिमांड हो जाएगी। मान लो मर्ज करने में कोई ऐसा स्टेट किसी ऐसे स्टेट के साथ मिल गया जिनकी दोनों की भाषाएं अलग अलग है, तो फिर एक डिमांड उठने लग जाएगी। तो रिकमेंडेशन में ये भी था कि फिर स्टेटस जो है या फिर जो स्टेट्स हैं, उनको वो स्टेटस उनकी वहाँ की भाषा के आधार पर दिया जाए कि कौन से स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है, उस आधार पर वहाँ पे उस स्टेट को या तो नाम दिया जाए या उसको आइडेंटिटी दी जाए। तो ये इनकी रिकमेंडेशन थी। रिकमेंडेशन तो ठीक थी कि सिफारिश कर दी, भाई आपको रिपोर्ट बनाने का काम दिया था, आपने कर दिया, जो सिफारिश बनती है वो आपने ऊपर कर दी। अब मेन आती है रिजल्ट की बात की, एक्चुअल में गवर्नमेंट ने माना क्या क्या। ठीक है, सिफारिश तो बहुत किया आपने, लेकिन गवर्नमेंट क्या क्या मान सकती थी, क्या उनके कंट्रोल में था या क्या फ्यूचर के लिए अच्छा रहता है, ये सोच के गवर्नमेंट ने क्या करा कि वहां पे एक रिपोर्ट जो इस कमेटी ने प्रेजेंट करी थी, कौन सी कमेटी ने, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने, उन्होंने ये रिपोर्ट प्रेजेंट करी 1955 में, यानी कि ऑलमोस्ट 1953 के बाद 2 साल लगे इन्हें रिकमेंडेशंस के साथ ये रिपोर्ट सबमिट करने में। और फिर जब ये रिपोर्ट सबमिट हुई तो 1956 में एक अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट मतलब कुछ बदलाव किए गए, जो इंडिया यूनियन जो थे उसके अंदर कुछ बदलाव किए गए, जिसमें 14 स्टेट्स रखे गए और 6 यूनियन टेरिटरीज रखी गई। यानी कि आप अगर इन टोटल देखें तो कहीं ना कहीं ये यूटीज वाली डिमांड यहाँ पे पूरी तरह से तो नहीं मानी गई थी। 6 यूटीज रख दी क्योंकि इन्होंने यूनियन टेरिटरीज, तो पूरी तरह से तो नहीं, हाँ, लेकिन ठीक ठाक इन्होंने जो कमेटी थी इसकी रिपोर्ट को बहुत ज्यादा भी नहीं कहेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 50 to 75% इन्होंने अप्लाई किया। ठीक है, अप्लाई करने का एक रीजन था क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट थी वो ये फ्यूचर भी दिखा रही थी साथ साथ कि अभी जिन स्टेट्स में डिमांड रेज नहीं हुई है, धीरे धीरे किन किन स्टेट्स में वो डिमांड रेज होने वाली है कि हमें लिंग्विस्टिक आधार पर आइडेंटिटी मिली। जिसमें अगर रिजल्ट की बात करें तो मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम जैसे राज्यों को उनको स्टेट्स वाला मतलब आप कह सकते हो क्राइटेरिया दे दिया, मतलब उनको फ्री स्टेट्स नहीं बोला गया, ना उनको यूटीज बोला गया। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था मणिपुर में तो कि बाद में उन्होंने मर्जर एग्रीमेंट साइन किया, जिसपे भी बाद में बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुआ,
तो मर्जर एग्रीमेंट साइन करने के बाद तो गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और इन सारी जगहों को बाद में स्टेट से डिक्लेयर कर दिया कि ये इंडियन यूनियन का हिस्सा है और अब एक स्टेट्स रहेंगे। तो आई थिंक मैंने चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, इस वीडियो में फाइनली। और इस चैप्टर में आई थिंक मुझे लगता है कि इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन से मैंने हर एक पॉइंट उठाया जो कि बहुत जरूरी होगा एग्जाम में। और देन मैं अगर इफ पॉसिबल होगा तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा इसी वीडियो के बाद इसके डिस्क्रिप्शन में। और देन तब तक के लिए मिलते हैं, ध्यान रखिए। और अगर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोशिश करूंगा कि उस पर क्विक रिप्लाई आपको दे पाऊँ। थैंक यू, नमस्कार।